नमस्कार, मैं हूं तारिक हाशमी। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज का खास कार्यक्रम 1 to 1 विद तारिक। हमारे साथ आज एक ऐसा रहनुमा मौजूद है जो विधानसभा में सागर की रहनुमाई करता है, जो नुमाइंदगी करता है तो अपनी ही सरकार के खिलाफ जनता के लिए खड़ा होता है। ऐसा रहनुमा जो मंच पर भाषण देने खड़ा होता है तो शानदार शायरियाँ सुनाता है। ऐसा रहनुमा जो अपनी शादी करता है तो करीब 3 साल बाद अपनी शादी से पर्दा उठाता है। मैं सीधा तारुफ कराता हूं आपका सागर के भाजपा के विधायक शैलेंद्र जैन जी का। बहुत स्वागत है शैलेंद्र जी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। शैलेंद्र जी, सबसे पहले बात करते हैं आपकी राजनीतिक सफर की। आपने जिला अध्यक्ष थे और उस टाइम सुधा जी हुआ करती थी 3 बार की विधायक। तो ऐसा आपने क्या किया कि सीधा जिला अध्यक्ष से आपको टिकट दे दिया गया और 3 बार की जो विधायक थी सुधा जी, उनको दरकिनार किया? वो क्या नहीं कर पाई विधानसभा में रहते हुए और आप जिला अध्यक्ष रहते हुए क्या कर गए जो पार्टी ने आपको विश्वास दिलाया और आपको टिकट मिला? मैं जिलाध्यक्ष था, इसके कारण मुझे आगे पुश मिला, ये वजह नहीं है। जिलाध्यक्ष बनने के पूर्व मेरी यात्रा 1992 में शुरू हुई थी। 1992 से लगातार संगठन में काम किया और कभी चाहत नहीं की, कभी कोशिश भी नहीं की। और मैं जब 1992 में पार्टी में आया था, उसके पहले मैं कभी किसी दल में नहीं था। मैं विशुद्ध रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ। इस नाते मेरा संघ से वास्ता था। लेकिन पार्टी इनफैक्ट उस समय तत्कालीन जो पार्टी के बड़े नेता थे माननीय सुंदरलाल जी पटवा, उनके कहने पे, उनके निर्देश पे मैं पार्टी में आया और उन्होंने मुझे ये कह के लाए थे पार्टी में कि आपको सागर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना है। उसके बाद भी, उनके कमिटमेंट के बाद भी मुझे 1993 के चुनाव में टिकट नहीं मिला तो मैंने उसकी कोई कंप्लेंट नहीं की, कभी कोई शिकायत नहीं की। और मुझे संगठन में काम करने का अवसर मिला तो लगभग 18 साल मैंने संगठन में काम किया। मैं उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और सारे पदों पर रहते हुए प्रदेश कार्य समिति, युवा मोर्चा, सब जगह काम करके मैं 2006 में जिलाध्यक्ष बना। तो जिलाध्यक्ष बन के मैंने जो कुछ भी काम किया तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा दल है जहाँ पे कार्यों के मूल्यांकन के आधार पे लोगों को। नहीं, ऐसा तो कुछ किया होगा ना कि सुधा जी तो 3 साल की विधायक थी, फिर उसके बाद आप जिला अध्यक्ष थे, संगठन से एकदम विधानसभा का टिकट दे देना, तो कुछ तो पार्टी को समझ में आया होगा ना आपकी कि आपने क्या ऐसा मांग। कोई भी व्यक्ति इंडिस्पेंसिबल नहीं होता है। हर एक व्यक्ति का अपना, जैसे अब मैं हूँ, मैं आज अपनी दृष्टि से जो बेस्ट पॉसिबल है सागर के लिए मैं करता हूँ। मैं पूर्णकालिक हूँ। जिस दिन से मैं जिलाध्यक्ष बना उस दिन से मैंने राजनीतिक गतिविधियों के अलावा व्यावसायिक गतिविधियों से मुंह मोड़ दिया। जिस दिन मैं विधायक बना उस दिन मैंने 100% ऑफिस जाना छोड़ दिया। ऑफिस मतलब मैं अपने व्यावसायिक ऑफिस की बात, मैं पूर्णकालिक, पूर्ण रूप से समर्पित होके और एक लक्ष्य को लेके, जनता की सेवा के लक्ष्य को लेकर मैं काम कर रहा हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा भी कोई उत्तराधिकारी बनेगा और कोई कहे कि साहब आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे थे मेरी दृष्टि से, जो मैं मानता हूँ, फिर आपको क्यों हटा दिया गया? ये पार्टी की एक व्यवस्था है और परिवर्तन जीवन का नियम है। हर एक व्यक्ति जिसको कोई अवसर मिलता है वो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी जगह जाके उसका कोई रिप्लेसमेंट होता अवश्य है। माननीय सुधा जी मेरी बहन जैसी हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और पार्टी ने उनको पर्याप्त अवसर दिया। 15 वर्ष किसी भी व्यक्ति के लिए, जन सेवा के लिए कम नहीं होते हैं और 15 वर्ष के बाद उन्होंने, मतलब आपका कहना है कि उनका कार्यकाल पूरा हो जाना चाहिए था? नहीं, 15 साल पर्याप्त होते हैं और मैं तो 10 साल में भी अपने आप को पर्याप्त मानता हूँ। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, 10 वर्ष काम कर लिए और इसके बाद अगर मेरे स्थान पे कोई और व्यक्ति, किसी अन्य व्यक्ति को पार्टी सागर का प्रत्याशी बनाता है तो मुझे उसमें कहीं कोई तकलीफ नहीं होने वाली। पार्टी का निर्णय सर्वमान्य है और पार्टी। सुधा जी से रिश्ते कैसे, आपकी बात होती है उनसे? आपकी सुधा जी से बात होती है मेरी? नहीं तो उनको तो बहुत पीछे कर दिया ना अब तो। नहीं, देखो
ये मेरे आगे पीछे करने का विषय नहीं है। सुधा जी हमारी भारतीय जनता पार्टी की बहुत वरिष्ठ नेता हैं, मेरी मार्गदर्शक हैं, उनसे उनके मार्गदर्शन में नहीं, अब तो पार्टी के कार्यक्रमों में भी नहीं दिखती, सरकार के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें भी वो बहुत पीछे रहती हैं, जबकि 3 बार की विधायक हैं, सीनियर नेता हैं, तो उनको पीछे छोड़ने का मकसद क्या रहा? जाती हैं। विधायक के बाद उन्हें जिलाध्यक्ष बनाया गया। अभी वो वर्तमान में प्रदेश कार्य समिति की सदस्य हैं माननीय, और उनका बड़ा सम्मान है पार्टी में। अब बात करते हैं, जब आप विधायक बने तो उस टाइम कहा जाता था कि ताकत नहीं दिखा पाते शैलेंद्र जी, जब शुरू में आप जब विधायक बने थे। फिर उसके बाद एक चेंजेसमेंट आया आप में, और देखा गया कि आपने अपनी होने के एहसास कराया लोगों को, अपना पावर दिखाया, और फिर उसके बाद तो पावर आपने ऐसा दिखाया कि महापौर का टिकट 2 बार आपके कहने से दिलवाया गया। MIC में ज़्यादातर पार्षद जो MIC के सदस्य थे उनको आपने अपने बलबूते पर रखवाया, तो आपने पावर तो दिखाया। फिर उसके बाद क्या चेंजेसमेंट हुआ था उस वक्त? मैं बहुत ही लो प्रोफाइल ढंग से काम करने वाला व्यक्ति हूँ। मैंने कभी भी पावर प्रकटीकरण की और पावर पॉलिटिक्स मैंने कभी की नहीं। मैंने विशुद्ध रूप से राजनीति को एक सेवा का माध्यम, वो यही मुझे संघ ने सिखाया। नहीं, आपने दखल तो दिया और शहर के कई मुद्दों में दखल दिया और अपने होने का एहसास कराया। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि मैं अगर हूँ तो मेरे होते हुए अगर ठीक व्यक्ति को उचित समय पर उचित स्थान ना दिला पाऊँ, या योग्य व्यक्ति को हम अयोग्य व्यक्ति तुलनात्मक रूप से और अधिक योग्य व्यक्ति को अगर स्थान नहीं मिल पाए, उससे ज़्यादा कम तर व्यक्ति को स्थान मिल जाए, ये उचित नहीं होगा। जिस व्यक्ति का पार्टी के प्रति डेडिकेशन है, डिवोशन है, समर्पण है, कंट्रीब्यूशन है, उस व्यक्ति को हमने आगे बढ़ाने की हमेशा चेष्टा की है। मैं न्याय के साथ चला हूँ, मैं योग्यता के साथ चला हूँ, मैं समर्पण। नहीं, तो महापौर के मामले में तो आपने ताकत दिखाई, MIC मामले में भी ताकत दिखाई आपने कि मैं विधायक हूँ, मेरी तो माननी पड़ेगी। नहीं, ये दिखाने का मेरा बिल्कुल वो नहीं था। मैंने बात अपनी ठीक तरीके से रखने में सफल रहा। मैं लोगों को ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी से लेके सारे लोगों को ये विश्वास दिलाने में सफल रहा कि जो कुछ जो मेरी पसंद है वो अच्छी पसंद है। और मैं आपको आज भी कह रहा हूँ कि जिस समय महापौर जी का चयन किया गया था, ही वाज द बेस्ट चॉइस। मैं आज भी कहना चाहता हूँ, और वो चॉइस मेरी अकेली की नहीं थी। मैं आज आपके सामने कहना चाहता हूँ, वो चॉइस मेरी अकेली की नहीं थी। उस चॉइस के साथ हमारे संगठन नगरीय निकाय चुनाव में महापौर अभय दरे जो हैं, उनको उस वक्त जब टिकट नहीं मिला था, ज़्यादातर पार्टी के लोग नहीं जानते थे जी। उनको टिकट दिलवाने में आपकी बड़ी अहम भूमिका थी जी। आप ही की पसंद थे वो? नहीं, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो मेरी भी पसंद थी, लेकिन सिर्फ मेरे ही पसंद थी ये विषय नहीं। नहीं, आपने तो पार्टी लेवल पे कह दिया था कि अगर किसी दूसरे को टिकट दिया तो फिर जो टिकट दिला रहा है वो ही जिताए महापौर का, मैं तो फिर हाथ खड़े कर दूंगा। आपने ये पार्टी को ओनरशिप लेना चाहिए। मैं हमेशा मानता हूँ ये जवाबदेही तो तय होनी चाहिए, ना केवल महापौर का टिकट, पार्षद का टिकट भी हो, अन्य कोई टिकट हो। अगर हम कोई नाम सजेस्ट कर रहे हैं तो मुझे उस व्यक्ति की ओनरशिप लेनी पड़ेगी। हमें उस व्यक्ति के बारे में फिर हमारा विश्वास होना चाहिए कि वो जीत के आए, वो हमारी कोशिश होनी चाहिए। ये तो पार्टी को और भी तो कार्यकर्ता थे ना, और भी पदाधिकारी थे, तो उसमें मेरी भी सहमति थी, पार्टी की संगठन की भी सहमति थी। यहाँ सागर के हमारे जो मंत्री जी हैं उनकी भी सहमति थी, और सारे लोगों की सहमति करके हमारे यहाँ एकला चलो की राजनीति नहीं होती है। हमारे यहाँ सारे निर्णय जो हैं सामूहिक निर्णय लेने की परंपरा रही है, और उस मामले में भी सामूहिक रूप से निर्णय लिया गया। महापौर जी से रिश्ते अब आपके कैसे हैं, ठीक हैं? मेरे महापौर जी से रिश्ते पहले भी अच्छे थे और आज भी अच्छे। नहीं, विवाद आपके खुल के दोनों के सामने आए थे, अखबारों के माध्यम से जनता ने पढ़ा था। मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ, ये विवाद जो हैं ये मीडिया ने उनको प्रचारित किया है। ये विवाद हम लोगों के अंदर है नहीं। हम उनसे सागर के विकास के मामले पे हमेशा सहयोग, मेरा स्मार्ट सिटी लेकर के आए तो उस पर विवाद हुआ, और पार्टी के वो लोग भी नाखुश थे और आप भी नाखुश थे। मैं आपको इतना स्पष्ट रूप से बता दूँ, आज फिर आपके सामने कह रहा हूँ, स्मार्ट सिटी सिर्फ और सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी की बुंदेलखंड को देन है। ये किसी
शैलेंद्र जैन या किसी अभय दरे के, तो उन्होंने तो बाकायदा पोस्टर लगवाए थे और उन्होंने श्रेय लिया था कि वो लेकर के आए। उन्होंने श्रेय लिया था, उसको रोका नहीं जा सकता, लेकिन इट वाज प्योरली ए पॉलिटिकल डिसीजन। और ये डिसीजन माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने दबाव डाल के, निवेदन करके, दबाव डालना करेक्ट टर्म नहीं है, हम लोगों ने आग्रह किया कि बुंदेलखंड हमारा, बुंदेलखंड का एकमात्र शहर ऐसा है जो हार्ट ऑफ बुंदेलखंड है, उसको शामिल करना चाहिए। और उन्होंने इसको पॉलिटिकली करेक्ट माना और बुंदेलखंड के विकास के प्रति चूँकि उनका हमेशा से सहयोगात्मक रवैया रहा है, इसलिए उन्होंने सागर का चुनाव किया। इसलिए मैं आज भी कहना चाहता हूं कि स्मार्ट सिटी में शैलेंद्र जैन या कोई अन्य व्यक्ति के प्रयासों को कुछ हद तक मार्किंग मिल सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा मार्किंग या सबसे ज़्यादा क्रेडिट अगर किसी को तो माननीय मुख्यमंत्री। महापौर जी, आप लेके आए महापौर जी को, नाम सजेस्ट किया आपने पार्टी के सामने अभय दरे का महापौर के रूप में, लेकिन वो आपका खेमा छोड़ के कई सारे खेमों में गए और हालांकि वो कहीं पर सेट हो नहीं पाए। राजनीति में ये सब चलते रहते हैं और खेमा कोई हमारे यहाँ, मैं इसको बहुत खेमेबाजी में मानता नहीं हूँ। मेरा अपना भी कोई ग्रुप नहीं है, मैंने अपना कोई ग्रुप नहीं है। वो सारे लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं, पॉजिटिव काम कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, उन सबका सहयोग मैं करता हूँ। और जो व्यक्ति सागर शहर के विकास के लिए कुछ कर सकता है, कुछ मादा है, एबिलिटी है, काबिलियत है, वो मेरी पसंद है। इसके आगे मेरा कोई ग्रुप नहीं है, मेरा कोई खेमा नहीं है। शैलेंद्र जी, अगर देखा जाए तो पार्टी में, सागर में खासकर, भाजपा में भी खेमेबाजी है, आपका कोई खेमा नहीं है। क्या आप अपना खुद का खेमा बनाने में लगे हुए हैं? मैं कभी अपना खेमा ना कभी बनाया है ना बनाऊंगा, क्योंकि ये खेमेबाजी, और मैं आपको मैं ये विश्वासपूर्वक कहना चाहता हूँ कि मुझे सागर में कोई खेमा दिखता नहीं है। मेरा माननीय भार्गव जी के साथ भी उतने ही आत्मीय संबंध है जितना भूपेंद्र जी के साथ है। मुझे कभी किसी ने ये नहीं कहा भूपेंद्र जी ने कि साहब उस खेमे में हो कि आप मेरे नहीं, मैं कह रहा हूँ आप अपना खुद का खेमा बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। सागर में आप चाहते हो कि सागर शहर में एक शैलेंद्र जैन नाम का एक खेमा तो होना चाहिए। मेरा बस चले तो राजनीति को खेमा से हटा दो। अब चलन में आ गया ना साहब, अब तो चलन में आ गया, अभी तो खेमेबाजी तो होती है और आप भी लगे हुए हो कहीं ना कहीं खेमा बनाने। जिस व्यक्ति के हाथ में बागडोर होती है, उस व्यक्ति के इर्द गिर्द लोगों का जमावड़ा होना स्वाभाविक है, ये खेमेबाजी नहीं है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, ये किसी खेमे के थोड़ी ना है, ये सर्वमान्य नेता हैं, हमारे नेता हैं, सबके सब मध्य प्रदेश के सारे लोगों के नेता हैं। अब ऐसे में हमें मध्य प्रदेश में आपको लगता है कहीं कोई खेमेबाजी है, कहीं कोई गुटबाजी है? मुझे तो दिखाई नहीं दी। इतनी बड़ी पार्टी हो गई है कि लोग दूसरी पार्टियां छोड़कर आपकी पार्टी में आ रहे हैं। आपके खिलाफ में चुनाव लड़े सुशील तिवारी जी, वो आपकी पार्टी में आ गए और आपकी ट्यूनिंग है, उनसे तालमेल बैठ जाता है, क्योंकि उन्होंने तो बड़ी बड़ी बातें कही थी आपके बारे में चुनाव में, जब चुनाव हुआ था। चुनाव में कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो सत्यता से परे भी होती हैं, उनका सत्यता से कोई ले। जब हम प्रतिद्वंदी हैं, हम युद्ध भूमि में हैं, तो फिर हम साम दाम दंड भेद कुछ भी नीति अपना के विजय प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन मैं नहीं मानता कि ये उचित भी है, और उस समय अगर उन्होंने कुछ कहा भी हो तो मेरे संज्ञान में नहीं है। लेकिन अभी वर्तमान में वो मेरी पार्टी में है और मैं हम सब लोगों उनकी सहमति से उनको पार्टी में लाया गया है, हमने उनका स्वागत किया है और आज वो हम लोग कदम सुशील तिवारी जी भी तैयारी कर रहे हैं विधानसभा चुनाव की। ऐसी पार्टी के कार्यकर्ता के, हम नहीं कह रहा, पार्टी के कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि सुशील तिवारी भी तैयारी कर रहे हैं कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने की। हमारे यहाँ व्यक्ति निश्चित नहीं करेंगे कि कौन चुनाव कहाँ से लड़ेगा, हमारे यहाँ संगठन तय करती है, हमारे यहाँ पार्टी तय करती है कि किस व्यक्ति को कहाँ से चुनाव लड़ना है। हम सब लोग, हम कोई, जब मुझे वर्ष 2008 में टिकट मिला, मैं आपको आज बैठा हूँ यहाँ आपके सामने जनता के समक्ष मैं बोल रहा हूँ, मैंने टिकट मांगा नहीं था, मैं विशुद्ध रूप से घर पे बैठा। उस समय जिलाध्यक्ष था तो मैं तो पूरे ज़िले की बागडोर मेरे हाथ में थी, मैं पूरे ज़िले की चिंता कर रहा था। मुझे रात को टेलीफोन आता है कि सागर से आपको चुनाव लड़ना है। अगले दिन जाके मैंने चुनाव प्रचार का काम कर दिया, शुरू किया। 2013 में
दोबारा टिकट मांगने में नहीं गया। मैंने मान के चल रहा था अगर मैंने पार्टी के लिए काम किया है और पार्टी विश्वास था पार्टी आकलन करके मूल्यांकन करके टिकट देगी तो मुझे टिकट मिलेगा, और वो वही हुआ। 2013 में हमें फिर से टिकट मिला। तो मुझे बार ये टिकट मांगने का काम, ये सब मेरे जीवन, मेरी प्रकृति नहीं है, मेरी प्रवृत्ति नहीं है, मेरी प्रकृति नहीं है। मैं मांगा चुकी का काम नहीं करता हूँ। हाँ, प्रभु ने मुझे जो दायित्व दिया है उस नाते अब मेरा काम है, मतलब ये है कि वो मांगे मुझे तो टिकट मिलेगा। एक एक पल मुझे जनता की सेवा में लगाना है। किसे टिकट मिलता है ये मेरा टेंशन नहीं है, इट इज नन ऑफ माई बिजनेस। मुझे अगला टिकट मिलेगा, मैं हैप्पीली चुनाव लड़ूंगा। मुझे अगला टिकट नहीं मिलेगा, मैं हैप्पीली जिसको टिकट मिलेगा उसका काम करूँगा। आपके बारे में कहा जाता है कि शैलेंद्र जैन अपने विरोधियों को ऐसे समय पर चोट मारते हैं कि वो उन्हें जमींदोज कर देते हैं, लेकिन सही वक्त राजनीतिक विरोधियों मैं किसी को विरोधी नहीं मानता, क्योंकि मेरे जितने भी दल हैं राजनीतिक दल नहीं, ये राजनीतिक गुरु कौन है इसमें जो कि आपको बिल्कुल सही समय बिल्कुल परफेक्ट मानते हो और आप चोट करते हो? कौन है इसमें पूरे? मैं फिर कह रहा हूँ, विचारधारा अलग हो सकती है। हमारे अपने भाई हों, चाहे कांग्रेस पार्टी में हों, चाहे अन्य दलों में हैं, बहुजन समाज पार्टी में हो, सपा में हों, उन सबसे हमारे दोस्ताना संबंध है। और मैं ये मानता हूँ कि राजनीति में रहते हुए भी व्यक्तिगत रूप से आपको आपके जितने प्रतिद्वंदी भी हैं और राजनीतिक रूप से विरोधी, उनके साथ भी आपके संबंध, आपके डायलॉग रहने चाहिए, आपका संवाद होना चाहिए। संवादहीनता जो है सबसे बड़ी, सबसे कठिन, सबसे खराब चीज़ है। एक बीच में एक ऐसा वक्त आया कि आपने अपने कार्यकर्ताओं और अपने लोगों से कहना ये शुरू कर दिया था कि मेरा मन नहीं है विधानसभा चुनाव लड़ने का, और शायद आपने ये बात एक बार मंच से भी कही थी। क्या हुआ था उस वक्त जो आपको ये कहना पड़ा कि मुझे विधानसभा चुनाव लड़ने का मन नहीं है? ये लगभग 11 माह 10 माह पुरानी बात है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो हमारी एकात्म मानववाद के प्रणेता रहे, जनसंघ के संस्थापक रहे, और जीवन पर्यंत उन्होंने समर्पण के साथ काम किया। उनके 100 वर्ष पूर्ण होने पे स्वर्ण जयंती का अवसर था। ऐसे समय अगर हम भी समर्पण का भाव का प्रकटीकरण करते हैं तो गलत क्या है? मैंने यही तो बोला था कि अगर मुझे कोई कहे कि अब फिर दोबारा चुनाव लड़ने की लालसा है या लालच है या डेस्परेशन है, तो वो नहीं है। अगर पार्टी अन्य किसी व्यक्ति को भी टिकट देगी तो मैं उसको चुनाव में प्रचार करूंगा, हैप्पीली करूंगा, किसी के विरोध में नहीं जाऊंगा, पार्टी के खिलाफ बात नहीं करूंगा कि पार्टी ने मेरा टिकट क्यों काटा। तो अगर मेरा भी इसी तरह से टिकट काट के अन्य किसी व्यक्ति को दिया जाता है तो मुझे कोई रोष नहीं होगा। लेकिन पार्टी अगर उचित समझती है, पार्टी के मूल्यांकन के हिसाब से मुझे लगता है कि उन्हें लगता है कि मैं उचित हूँ, अच्छा कैंडिडेट हूँ, तो मुझे टिकट देंगे, टिकट मिलेगा तो चुनाव। तो मान लिया जाए कि विधायक का चुनाव अब आप लड़ेंगे, मतलब तैयार हैं आप चुनाव लड़ने? बिल्कुल तैयार। चुनाव लड़ने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि राजनीति मेरे लिए कोई पेशा नहीं है, राजनीति मेरे लिए आर्थिक लाभ लेने का जरिया नहीं है। मैंने न्याय ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ काम करने की कोशिश की है, और आगे भी अवसर मिलेगा तो आगे ज़रूर करूँगा। पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये भी कहना है कि आप दिल्ली कूच करने वाले हैं, आप सांसद का चुनाव लड़ने की तैयारी में। मैंने आपको पहले भी कहा कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति निश्चित नहीं करता है, पार्टी निश्चित करती है। पार्टी ही निश्चय करेगी कि मुझे विधायक का चुनाव लड़ना है, कि मुझे सांसद का चुनाव लड़ना है, या मुझे चुनाव नहीं लड़ना। नहीं है कि आपकी भी तो एक इच्छा होती है ना? मेरी कोई इच्छा नहीं, दिलचस्पी होगी ना किसी चीज़ में? कोई इच्छा नहीं। मेरी दिलचस्पी जनता की सेवा करने में। तो क्या मंत्री बनने में है क्या? मेरी दिलचस्पी जनता की सेवा करने में। नहीं, आपने डेकोरम तो बिल्कुल मंत्री टाइप की बना के रखा है। अब तो लाल बत्ती भी हट गई, तब तो आप तो अघोषित रूप से मंत्री, मतलब डेकोरम तो आपने बना लिया। मैं प्रभु की कृपा मानता हूँ, मुझे सागर के लोगों ने इतना स्नेह दिया है, इतना प्रेम दिया है, और लोग मेरे को हाथों हाथ लेते हैं। लोग मेरे को, हम दल के से नहीं, दिल से वो जुड़े हुए हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के नेता के नाते नहीं, वो मुझे व्यक्तिगत रूप से भी दिल के साथ जोड़ के रखते हैं, और मैं भी उनको बिल्कुल दिल के साथ जोड़ के रखता हूँ। शैलेंद्र जी, वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपसे चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल एक ब्रेक के बाद सागर के विधायक शैलेंद्र जैन से चर्चा जारी रहेगी।
नमस्कार, मैं हूँ पूर्व पचौरी। सागर टीवी न्यूज अब सोशल मीडिया पर नए क्लेवर और दुगनी रफ्तार के साथ खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए सागर टीवी न्यूज चैनल। सागर टीवी न्यूज की खबरों और जानकारियों की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, उसके लिए सब्सक्राइब के बाजू में बेल आइकॉन पर जाकर क्लिक कीजिए ताकि आप हर खबर से रूबरू हो सकें। वेलकम बैक। सागर के विधायक शैलेंद्र जी से हमारी चर्चा जारी है। शैलेंद्र जी, एक आरोप ये लगता है कि आपके भाई कांग्रेस में हैं, आप भाजपा में हैं, लेकिन जब भी आप दो नावों में सवारी करता है आपका परिवार, तो क्या लगता है कि जब राजनीतिक फायदा उठाने की जरूरत होती है तो आप एक दूसरे की मदद करते हैं? इस तरीके के आरोप लगते हैं आप। ये आपने कहा कि परिवार मेरा कोई राजनीतिक क्षेत्र का परिवार नहीं है। हमारा परिवार तो विशुद्ध रूप से व्यवसायिक परिवार है और विशुद्ध रूप से व्यवसाय के काम में लगे। मेरे पिताजी से लेके मेरे दादा से लेके कभी किसी का कोई राजनीति से वास्ता नहीं था। लेकिन अगर हम दो व्यक्ति हैं और हम दोनों की आइडियोलॉजी अलग अलग हैं तो बहुत से उदाहरण हैं। एक छत के नीचे रहते हुए आचार्य कृपलानी और उनकी अर्धांगिनी और ये सारे विषय जो हैं आप सबको मालूम है। और रहे आइडियोलॉजी अलग अलग है, उनकी सुनील की आइडियोलॉजी अलग है, मेरी आइडियोलॉजी अलग। लेकिन मदद तो करते हैं ना राजनीतिक फायदा उठाने के लिए, कि जब उनकी मदद आपको करना पड़ती है या वो आपकी मदद करते हैं कहीं ना कहीं चुनाव मैनेजमेंट। हम लोगों के बीच में राजनीतिक चर्चा कभी होती है। हम लोग विशुद्ध रूप से जब मिलते हैं पारिवारिक कार्यक्रमों में मिलते हैं, शादी ब्याह में मिलते हैं और विशुद्ध रूप से हम लोग पारिवारिक बातचीत में ही अपने आप को सीमित रखते हैं। राजनीतिक रूप से हम लोग कभी कोई चर्चा में हिस्सा भी नहीं लेते। तो उनका आइडियोलॉजी अलग है, हमारी आइडियोलॉजी अलग है, वो उनका रास्ता अलग है पॉलिटिकल, हमारा पॉलिटिकल रास्ता अलग है। लेकिन हम लोगों के क्लैशेस नहीं होते क्योंकि हम लोग उसको डिस्कस नहीं करते हैं। उनका रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है। परिवार की बात हो रही है, अभी आपने हाल ही में अपना परिवार बसा क्या वजह थी कि आपको 3 साल तक शादी छुपा के रखना पड़ी? ना, इनफैक्ट कोई राजनीतिक स्टैंड लेना चाहते थे या ना थोड़ा सा परिवार के, हालांकि नितांत पारिवारिक प्रश्न है और मैं इस तरह के प्रश्न से बचना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी पारिवारिक ज़िंदगी और मेरी राजनीतिक सार्वजनिक जीवन अलग हो। शादी अगर आपकी होती, बारात लगती तो हमें भी जाने का मौका मिलता। वो सारे कार्यकर्ता थे जिसमें शादी में वो अवसर मैं आपको भोज का अवसर जल्दी दूँगा। और कुछ निजी कारण थे जिसके कारण के चलते प्रकटीकरण का काम ज़रा विलम्ब से हुआ, लेकिन आपकी दावत जो है बहुत जल्दी आपको दावत दूँगा। सागर विकास की बात करते हैं। सागर का जो जलकुंभी था उसको हटाया गया, क्रूज लाया गया, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज भी आपके कार्यकाल में आया, अब चिड़ियाघर की बात हो रही है। ये वो उपलब्धियां हैं आपके कार्यकाल की जिसके लिए आप याद रखे जाएंगे। आगे की क्या रणनीति है, क्या किस तरीके के विकास होने चाहिए सागर में? एज ए विधायक आप क्या देखते हैं? अभी सागर में सड़कों का स्तर वो आया नहीं जो हम चाहते हैं। हमारे पास रिंग रोड नहीं है, हमारे पास बाईपासेस नहीं है। हमारा फोकस अभी सड़कों पे है। अभी हम लोग 2 बाईपास पे काम कर रहे हैं। एक बाईपास जो है NH के हाथ में है और एक बाईपास PWD के हाथ में है और हम दोनों बाईपास पे काम कर रहे हैं। एक बाईपास हम लोगों ने यहाँ से ओके करके केंद्र को भेज दिया है और उसी जैसी स्वीकृति मिलती है वो काम शुरू हो जाएगा। दूसरे बाईपास PWD का है, वो स्टेट बजट से होना है। उसके अलाइनमेंट का काम और वो सब चल रहा है। बहुत जल्दी हम उसको कर देंगे। हम चाहते हैं सागर जो है कनेक्टिविटी के हिसाब से, ट्रैफिक के हिसाब से एकदम स्मूथ होना चाहिए, लोगों को असुविधा नहीं होनी चाहिए। और एक रिंग रोड का काम, उसको हम 100% रिंग रोड नहीं है लेकिन सेमी रिंग जो हम बना रहे हैं लगभग 38 करोड़ रुपए की लागत से मोती नगर चौराहे से लेके धर्मश्री और दिल्ली होते हुए वहाँ पथरिया तक, तो ये NH 86 को NH 26 के साथ जोड़ने वाली है। हमारे एक बड़ी महत्वपूर्ण रोड है, वो उसका निर्माण का कार्य शुरू हो गया है, वो अभी सैंक्शन कराया था मैंने। और सागर में अब चूँकि मेरा एक सपना था
वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने के माध्यम से पूरा हो रहा है स्मार्ट सिटी। तो स्मार्ट सिटी एक ऐसा चीज़ है कि स्मार्ट सिटी में सारी चीज़ें समाहित हैं। अब सारा काम, एक मेरे मन में बड़ा ख्वाहिश थी कि डोर टू डोर कचरा कलेक्शन लगना चाहिए। आप देखिए ना कि मध्य प्रदेश के कितने बड़े बड़े शहर हैं जिनमें डोर टू डोर कचरा कलेक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन स्वच्छता में फिर पीछे आ गया ना, फिर पीछे आ गया सागर स्वच्छता में। तो अभी तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें वो पेस, हमारा वो डेडिकेशन, हमारा वो डिवोशन, कंट्रीब्यूशन में अगर कमी आएगी, क्योंकि कचरा कोई एक चीज़ ऐसा नहीं कि एक दिन हम पोलियो मुक्त हो गए जी, तो फिर हम पोलियो मुक्त तो घोषणा कर दी। सुनिए तो अब विषय ये है कि अगर हमारी व्यवस्था में जरा भी ढील आएगी तो फिर कचरा फैलेगी, गंदगी फैलेगी। रेगुलर क्यों नहीं रख पाते इस चीज़ को? रेगुलर होना चाहिए। वो पेस बीच में थोड़ा सा डाउन हुआ। हमारे कमिश्नर साहब का ट्रांसफ़र हुआ, नए कमिश्नर आए, तो उसमें जो एक ट्रांजिट पीरियड होता है उसमें थोड़ा सा लोच आई, लेकिन अब हमने फिर से उसको पेस को पकड़ लिया है और मैं मानता हूँ कि बहुत जल्दी हम पुनः अपनी पुरानी स्थिति में आएंगे, उसमें बेहतर स्थिति। विधायक जी, चलते चलते बात करते हैं आपकी टीआरपी की। आपको अब टीआरपी वाला विधायक कहा जाने लगा, कहाँ से ये बात आई कि आप टीआरपी वाले विधायक होगा? अमूमन हमने सुना था टीवी वालों ने कि टीआरपी, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, आप ये टीआरपी का क्या है मामला? ये बात जो है आपके माध्यम से ही आई। मीडिया के लोगों ने मुझे भोपाल से लेकर अन्य सारे स्थानों से फ़ोन करके किया कि साहब ये है। मेरे को इस विषय में कोई आइडिया नहीं है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, एक उद्देश्य को लेके चलता हूँ और उसको शायरी में, शेरो शायरी के माध्यम से कहते हैं ना कि जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, इन आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। बस लक्ष्य की तरफ बढ़ते चल रहा है। ये टीआरपी में मेरा बहुत वो नहीं है, मेरा बहुत आस्था नहीं है, बहुत विश्वास नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि लोगों के दिल में अगर मैं जगह बना लेता हूँ तो वही सबसे बड़ी टीआरपी है। और आज जो कुछ भी इन 7.5 वर्षों में मैं कर पाया हूँ मुझे संतोष है। मैं आपको एक विषय बताता हूँ। सागर में प्रति 2-3 साल में जब अत्यधिक वर्षा होती थी तो बाढ़ की स्थिति सागर में बनती थी। कुछ वार्डों में 6 करोड़ रुपए की लागत का हमने जो विंग वॉल बनाई है, और मैं समझता हूँ कि सागर के इतिहास में WRD सिंचाई विभाग से एक नहीं 2 योजनाएं आई। हमारी विंग वॉल की भी आई। कोई भी एक भी घर बाढ़ से प्रभावित नहीं होने दिया। और हमने सागर की प्रथम सिंचाई योजना जो कनेरा डैम, कनेरा में भी एक तालाब ने शक्ल ले ली है और बहुत जल्दी वो पर्यटक स्थल के रूप में विकसित होने वाला है। सागर के लोग देखेंगे कि सागर में जो एक तालाब है उससे छोटा तालाब हमने कनेरा देव में बना दिया है। और इस बार तो बारिश चूँकि कम हुई है, पिछले वर्ष काफ़ी अच्छी स्थिति में था। छोटे छोटे काम करके और कॉन्क्रीट काम करने की हमने कोशिश करी है। सागर में आप देखिएगा सड़कों की जो क्वालिटी, सड़कों का जिस हिसाब से काम हो रहा है, मैं पिछले 40-45 वर्षों से देख रहा हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ इस समय सड़कों के मामले में हमारी सबसे अच्छी है। अभी हमारी 300 करोड़ रुपए की सीवर लाइन सैंक्शन हुई। सीवर लाइन हमारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान होगा। अभी हमारी 378 करोड़ रुपए की पेयजल योजना सैंक्शन हुई। मैंने सार्वजनिक स्थल पे कहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय मंच पे थे, कि मैं अपने इस कार्यकाल में 1000 करोड़ रुपए का सागर में काम कराऊंगा। आज अकेले अभी 1500 करोड़ रुपए के काम पाइपलाइन में चल रहे हैं, चाहे वह राजीव आवास से संबंधित हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास से संबंधित हो, सारे मामले। और मैं आपको इस बात के लिए आपको भी बधाई दूंगा कि सागर नगर जो है मध्य प्रदेश में PM हाउसिंग में, प्राइम मिनिस्टर आवास की योजना में 1 नंबर की पोजीशन है। और ये सब काम जो है टीम वर्क के साथ हुआ है। उसमें हमारे महापौर जी भी हों, उसमें हमारे सांसद जी भी हैं, दोनों मंत्रियों का आशीर्वाद है और अंतोगत मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद से
सागर में बहुत चीज़ें, बहुत कुछ पाइपलाइन में हैं और कुछ उसके परिणाम सामने आने लग गए हैं। बहुत मैं इतना कह सकता हूँ कि सागर के लिए, उसके विकास के लिए जो कुछ संभव होगा सब कुछ करने के लिए हम लोग तत्पर हैं। शैलेंद्र जी, आप हमारे इस खास कार्यक्रम में आए, आपने वक्त निकाला और बेबाकी से अपनी बात रखी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे सागर के विधायक शैलेंद्र जैन, जो कि अपनी बात बिल्कुल बेबाकी से रख रहे थे और उन्होंने फिर कहा कि अगर पार्टी उन्हें विधानसभा का टिकट देती है तो वो चुनाव ज़रूर लड़ेंगे। इस 1-to-1 में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।